हाँ, हेलो। हेलो प्यारे बच्चों। क्या पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटर डन कर लिए थे। अब हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वैसे तुम लोग मैग्नेट सुन के करंट के बारे में तो सोचते भी नहीं होगे, एक बार सोचे होगे। कब? टेंथ में ये बात तुमको पहली बार पता चला होगा कि मैग्नेटिज्म सिर्फ मैग्नेट से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्योंकि जब छोटे थे तो तुम जो नॉर्मल मैग्नेट होता है, कभी रेडियो से निकला, कभी खिलौना से निकला, उसके साथ खेलते होगे नहीं। तो वो जो मैग्नेट हम लोग देखते हैं उसको भी हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में। एक चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैग्नेटिज्म इन मैटर। उसमें हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट में क्या नॉर्थ पोल होता है, क्या साउथ पोल होता है, कौन अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, कौन रिपेल करता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कहाँ कहाँ कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एक बार मैग्नेट की वजह से। और कोई मटेरियल जो है, मैग्नेट किसी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, किसी को नहीं करता है। किसी भी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर कैसे कैसे बंटवारा करते हैं, ये सब चीज पढ़ाई होगा अंडर द टॉपिक मैग्नेटिज्म इन मैटर। किसमें? उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो जेई के लिए, हालांकि डिस्कस तो होगा ही। इनफैक्ट नीट के लिए भी नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन डिस्कशन होगा उसका भी। एक्स्ट्रा टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तुम सब 10th पास हो तो 10वीं क्लास में ये जरूर पढ़े होगे क्या कि एक करंट कैरिंग वायर अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। पढ़े होगे ना। और वहां पर तो बहुत सारा बात बताया होगा। एक साइंटिस्ट का भी नाम आपको पढ़ाया गया होगा नहीं, रोस्टेड करके, जो पहली बार करंट का मैग्नेटिक फिनोमेना को एक्सपीरियंस किए थे कि करंट कैरिंग वायर के नीचे में कंपास रखा था तो देखिए कि वो कंपास पे कुछ डिफ्लेक्शन हो गया, तो पहली बार वो समझ पाए कि अरे बाप रे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और फिर वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम लोग ड्रॉ करना सीखे होगे। एक्सपेरिमेंट भी बताया गया होगा कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कार्डबोर्ड रख दो और उस पर आयरन का फाइलिंग जो होता है, माने बुरादा, उसको रखो और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसको हल्के हाथों से हिलाओगे तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को अलाइन करता है। वही पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। याद उदाया कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिया हो गया होगा नहीं, इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके का याद है? यस और नो? खैर, तो 10वीं में कह रहा सर ये सब क्या बोल रहा है, ये तो कहाँ पढ़े कभी। तो 10वीं में ये सब बात आपको कराया गया था। अभी हम लोग उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? चार्ज नहीं। तो यार हम लोग चार्ज का 12th का स्टार्ट ही किए हैं चार्ज के डिस्कशन से नहीं। तो एक स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। ये बात तो हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़े, और यहाँ है ना, तो ये बात हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बताइए जरा, क्या लिखेंगे? अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेज और जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। सही कि गलत? बोलो। ठीक। इस चैप्टर में आपको यह समझाया जाएगा कि एक मूविंग चार्ज, जहां से करंट का डिस्कशन शुरू होता है नहीं, तो मूविंग चार्ज भी दो प्रकार से मूविंग हो सकता है। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़े उसको एक मॉडलिंग कर लिए थे नहीं, एक स्ट्रेट वायर में सारे चार्ज जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सच्चाई वैसा होता
नहीं है, लेकिन एक मॉडल बना लिए थे। तो एनीवे, अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अ यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, वो अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बात कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। 10वीं क्लास के में ये चीज पढ़े थे कि एक करंट कैरिंग वायर के नीचे में कंपास रख दिए थे, तो कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो गया था। अब कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग वायर माने उसमें भी मूविंग चार्ज है। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, फिर एक और बात है जो कि हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, EM वेव चैप्टर में उसका डिस्कशन होगा, लेकिन एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field and emits electromagnetic radiation around it। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट करते रहता है। तुमको अगर याद हो, तुम सब एक चैप्टर पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपको बोर से एटॉमिक मॉडल का जब पढ़ाई कराया जा रहा था तो वहां पर जरूर एक चीज बोला गया होगा कि बोर से एटॉमिक मॉडल क्या क्या चीज बताने में सफल नहीं हुआ। उसमें एक बात ये भी सर बताए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, माने एक्सेलरेटेड है, और किसके थ्योरी के मुताबिक? मैक्सवेल का थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो उसका एनर्जी धीरे धीरे घटना चाहिए। तो कायदे से जो बोर एटॉमिक मॉडल का इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है, और इस सवाल का जवाब बोर एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाया था। यस और नो? याद आ गया? तो माने एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करता है। यहाँ एक कैच है, SC वर्मा सर के बुक में मैग्नेटिज्म 2 पार्ट में दिया हुआ है, अगर आप कभी देखेगा तो एक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और एक है मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन, मतलब मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसमें भी ये बात दिया गया है। तुम ही सोचो, जब हम यहाँ ये वर्ड यूज किए, ये वर्ड यूज किए स्टेशनरी नहीं, और फिर वर्ड यूज किए क्या? यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, और फिर वर्ड यूज किए एक्सेलरेटेड चार्ज। ये सारा बात जो है, चार्ज रुका हुआ है कि मूविंग है कि एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली मूविंग है कि एक्सेलरेटेड है, ये सिर्फ चार्ज पे ही निर्भर। सच्चाई तो ही, हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। अगर हम तुमको कह रहे हैं कि ये चार्ज है, ठीक, तो तुम क्या बोलोगे? चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट, यस और नो? लेकिन बगल से एक कार वाला जा रहा है, नाउ दिस चार्ज इज मूविंग, यस और नो? तो कोई चार्ज जो तुम्हारे लिए रुका हुआ है किसी और ऑब्जर्वर के लिए वो रुका हुआ तो तुम कह रहे हो कि इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ कैसा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी है तो सिर्फ और सिर्फ, और ये क्या कहेगा कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और तो यहां से क्या समझ में आया? देखने वाले पर भी ऑब्जेक्ट
चार्ज पे तो निर्भर करता ही करता है देखने में, क्योंकि चार्ज का जो रुके हुए का अवधारणा है या यूनिफॉर्मली मूविंग का अवधारणा है या एक्सेलेरेशन का अवधारणा है, ये अकेले चार्ज पे निर्भर, देखने वाले पे भी निर्भर। तो ये जो स्टेटमेंट लिख दिया स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो अगर हम तुमसे पूछे कि ये चार्ज क्या कर रहा है, जैसे पूछेंगे ये चार्ज क्या कर रहा है, अभी ऐसे करके हम ऐसे लेके जाएंगे ये चार्ज क्या कर रहा है, तो तुम बोलोगे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर हम इसके साथ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हमको रुका हुआ दिखेगा। तो कहानी से सीख क्या मिली कि भाई तुमको हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, हमको इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा कि दोनों दिखेगा, ये सिर्फ चार्ज पर ही निर्भर, ऑब्जर्वर पर भी निर्भर। मतलब जो है ये फील्ड जो है ये अपना भेष बदलता है, ये अपना भेष, किसी को ये प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा और किसी को इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। सच्चाई ये होता है कि एक फील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, उसी का हम लोग अलग अलग रूप अलग अलग ऑब्जर्वर को दिखेगा। क्लियर है क्या? हम जब आगे बात करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर हम एक आपको और ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना रूप मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बदलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ज्यादा डिटेल में तो हम ईएम वेव में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर तुमको एक बात लिखना होगा कि भाई जो देयर इज अ फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एन ऑब्जर्वर कैन सी ओनली अ प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड, another observer can find electric plus magnetic, that is electromagnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग रूप है। Is that okay? बात समझ में आ गया? चल अब हम लोग यहां तक लिख लियो, अब नहीं लिखो लिखो यार जल्दी। बच्चों आगे बढ़े। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैट में पहले तो चार्ज का डिस्कशन किए और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किए थे। नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीके से निकाले थे हम लोग, एक तो कूलम्स लॉ के हेल्प से, नहीं, फोर्स पर यूनिट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक बार और हम लोग पता किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। यस और नो? तो यहां पर भी अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां भी दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक होगा बायट-सेवर्ट लॉ और एक होगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बायट-सेवर्ट लॉ थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ जो होगा वो थोड़ा सिमेट्री को यूज करेगा, वो थोड़ा एकदम मजा देने वाला नहीं, सिमेट्री बहुत उसमें यूज होगा। तो अभी हम लोग उसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यार, यहां पर हमको एक चीज डिस्कशन करना पड़ेगा, दैट इज बिना इस लॉ के बात ही नहीं किया जा सकता, बायट्स-सेवर्ट्स लॉ। ये लिख लेना। हाँ भाई, बायट्स-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, ठीक है। क्या बात करता है जी, ये जो अच्छा लॉ है तो तुम क्यों नहीं पूछ सकते, जो है सो है। लेकिन इसके कुछ ऑब्जर्वेशन हुए होंगे, जो जिसने इस लॉ को दिया वो कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा। उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जैसे कोई एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज है डी क्यू, ठीक। अब ये डी क्यू चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया। अब अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया, ठीक। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू रहता था मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा होगा,
चार्ज जो है उसके मैग्नीट्यूड पे, डी क्यू लिख दिया, बाद में क्यू लिख देंगे उसको, ठीक है। दूसरा ये पाया गया कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट, उस लाइन पे कोई पॉइंट हो ऊपर या नीचे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यार यहां पर एक चीज डिफाइन किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं, किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पता करना, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो दिस पॉइंट P is the point at which we want to find magnetic field. So position vector of P is R vector. Position vector of P is R vector. अब ये R वेक्टर अगर V वेक्टर के पैरेलल था, R वेक्टर अगर V वेक्टर के पैरेलल है, तो पाया गया कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो पाया गया। और यही R वेक्टर अगर V वेक्टर के एंटी पैरेलल था, तब भी पाया गया क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से लोगों के समझ में आया कि जरूर से क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि साइन थीटा का फैक्टर आ रहा है, इज दैट ओके। तो और दूसरा बात ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, इस आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर था। ये और सॉलिडिफाई किया इस बात को कि भाई ए क्रॉस बी होगा तभी ए और बी दोनों, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा जो रिजल्टेंट होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग डीबी से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो मैग्नेटिक फील्ड ये पाया गया कि जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है और जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसको आर वेक्टर से डिनोट किया और वेलोसिटी को वी वेक्टर से डिनोट किया। तो देखे कि मैग्नेटिक फील्ड जो था वो भी और आर के प्लेन के ही परपेंडिकुलर था, माने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर पाया गया या बाहर, ठीक है। तो यहां से समझ में क्या आया कि जरूर V क्रॉस R वाला फैक्टर होगा, इज दैट ओके, कोई दिक्कत। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और फिर हर बार मैग्नेटिक फील्ड पता करने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी का एक कांस्टेंट भी निकाला जा सकता नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि तुमको इलेक्ट्रोस्टैट में K का वैल्यू चाहिए, तो यार मतलब E बराबर KQ/R² फॉर्मूला है, अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी के लिए तुम दोनों का अलग अलग वैल्यू पता करते चले जाओ, अलग अलग चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां से K का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट का बात है। तो जब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आया, तो कंक्लूजन क्या क्या आया थोड़ा समझते हैं हम लोग। कंक्लूजन ये आया, अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया, जो ये लॉ दिया, ये दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही यहां पर भी कुछ होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, क्यू की जगह पे डी क्यू लिख लेते हैं, भी क्रॉस आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का पावर 3। ये आया आपका क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ये क्या है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। या डीबी का मैग्नीट्यूड होगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू इंटू वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। चाहो तो एक आर को काट भी सकते हो, इज दैट ओके, बोलो। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड है और ये प्योर डायरेक्शन के साथ है। अब यहां पर म्यू नॉट जो है, ये म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बाबू अभी हम लोग जो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस मीडियम में कर रहे हैं, वैक्यूम में। मीडियम बदलेगा तो यहाँ म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आता था, उस पे चर्चा हम लोग करेंगे। वहां पे एप्सिलॉन आर था रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे अगर मीडियम बदल जाएगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा। म्यू आर को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ओके, कोई दिक्कत। अब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर,
तो परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। खैर म्यू नॉट का कुछ वैल्यू भी तो होगा, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे थे तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछे थे, तो यहां पर भी म्यू नॉट का यूनिट पूछेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, इसका यूनिट जो होता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सुने हो ना टेस्ला का नाम? कहाँ सुने हो? हाँ गाड़ी लॉन्च हुआ है, बट ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हाँ ओके, तो अच्छा और भी यूनिट्स होता है, ये SI यूनिट है। एक और यूनिट होता है गॉस, एक और यूनिट होता है गॉस। तो अदर यूनिट इज गॉस। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। गॉस छोटा यूनिट है, टेस्ला बड़ा यूनिट है। ओके, तो अब जरा हमको सोच के बताओ, यहां से देख करके या ये फॉर्मूला देख करके, ये डीबी का मैग्नीट्यूड है, देख करके बताओ कि म्यू नॉट का डायमेंशन क्या लिखना पसंद करोगे। ये सॉरी म्यू नॉट का यूनिट, डायमेंशन का तो खैर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। म्यू नॉट का यूनिट क्या रखना पसंद करोगे? इसका क्या हो जाएगा यूनिट, और ये आएगा तो मीटर। Q इंटू भी क्या होगा? Q भी क्या हो जाएगा? L/T। तो Q/T को हम लोग बोल देते हैं एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू। तो ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज, बोलो, टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर एम्पियर। तो मीटर मीटर, तो कितना आया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर, इज दैट ओके? बोलो ठीक। तो इसका यूनिट जो होगा म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ कुछ जरूरी बात लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। ये जो लिखे हो ये क्या लिखे हो? ये क्या है जो पढ़ रहे हैं? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोले हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, है ना? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज लिख लियो, बोलो। अरे भाई बहुत स्लो लिखते हो यार तुम लोग। यार बायट-सैवर्ट लॉ का एक और रूप है, ये तो देख लिए ना आप लोग। एक और इसका रूप है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। जैसे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा वायर का टुकड़ा है जिसमें करंट जा रहा है। इतना बड़ा टुकड़ा नहीं होगा, ये नहीं कि करंट अचानक से प्रकट हुआ और अदृश्य हो गया, बड़ा सा होगा वायर, उसका एक छोटा सा पार्ट लिए। इसमें कितना करंट जा रहा है? I। इसमें कितना करंट जा रहा है? और इसका एक लेंथ है, कितना लेंथ है? DL। लेकिन हम लोग एक DL वेक्टर दिखा लेते हैं। DL वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वायर के, छोटे से वायर के लेंथ के बराबर, और डायरेक्शन क्या होगा? करंट के डायरेक्शन। अब हम लोग इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं। ये करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं, चाह नहीं रहे हैं, बेसिकली ये बायट-सैवर्ट लॉ ही है।
तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। देखो ये उसी फॉर्मूला का रूप है, उसी फॉर्मूला का दूसरा। कैसे? वहां पे फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू इंटू भी क्रॉस बाय आर क्यूब। ओके, और अगर इस भी को हम लोग लिखे तो भी का वैल्यू क्या होगा? dl बाई dt। यस और नो? बोलो, यही ना। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं? dl बाई dt को छांट ले रहे हैं यहां से। ओके, सॉरी, dq बाई dt को छांट ले रहे हैं। तो dq बाई dt जो हम लोग यहां से हटाए, वो dq बाई dt कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई dq बाई dt इज व्हाट? I। और तब क्या बच गया? dl क्रॉस r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r का पावर 3 या r क्यूब। इज दैट ओके? तो दोनों फॉर्मूला एक ही है। यहां पर जो फॉर्मूला लिखे थे कहां चल गया? अच्छा, वहां जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें लिख लेना कि यार dq का जो है वो विथ साइन है। dq इज चार्ज विथ साइन, dq इज चार्ज विथ साइन, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़े, दोनों फॉर्मेट याद हो गया? ये लिख लिए हो? जल्दी लिख लीजिए। ये डीबी का फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉ ही है बेसिकली। याद हो गया दोनों चीज? क्या क्या याद हुआ बताओ? कोई अगर Q चार्ज, dq की जगह पे Q चार्ज हम ले लिए, v वेलोसिटी से जा रहा है, इस जगह पे r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R बाई आर क्यूब। स्मॉल r क्या है? जो r वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, बोलो। अच्छा, इसमें Q जो जाएगा वो विथ साइन जाएगा, विथ साइन जाएगा। और सिमिलरली अगर कोई छोटा सा वायर है जिसमें करंट I है और लेंथ dl है उसका, तो dl एक वेक्टर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हम रटवा रहे हैं बेसिकली। बताओ तो जरा, मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा जो होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन I। इज दैट ओके? अच्छा, एक बात बताओ, कुछ कुछ जरूरी बात सब लिखना पड़ेगा ना, कि जिधर चार्ज जा रहा है या जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो ये बात पहले लिख लीजिए कहीं पर कि भाई इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप डीबी का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r साइन थीटा बाई आर क्यूब। ओके, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। then dB is 0, then dB is 0. Okay, then dB क्या हो जाएगा? 0. ओके, अब बस पढ़ाई लिखाई हो गया। अब क्या करेंगे? इस पे सवाल करेंगे एक दो, है ना? कैलकुलेशन होगा। अगला 2 क्लास जो होगा वो मतलब नेक्स्ट क्लास पूरा मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन होगा। आज भी कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन होगा। करें क्या? बोलो। ठीक। अच्छा, एक चीज ये भी लिख लीजिएगा
कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर. In fact, magnetic field is perpendicular to the plane in which dl and r lies. अगर हम यहां पर देखेंगे, हेलो सुनिएगा एक मिनट, अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा? हाँ, 2-3 को डायरेक्शन कैलकुलेट करवा लें, क्योंकि एक अरे बहुत जरूरी है, आधा लोग को वो में कंफ्यूजन रहता है, एक क्रॉस भी हाथ ही नहीं घूमते रहता है. चलो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग. सुनिएगा, हटा दे इसको. अरे बोलो. सुनिएगा, ये छोटा सा वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगा, किधर की तरफ होगा? क्या आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना आता है? ए वेक्टर पे राइट हैंड रखो, अब बी की तरफ फिंगर कर्ल करो, थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा. तो इसमें डीएल क्रॉस आर किधर होगा? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? गोला के अंदर कटिस माने अंदर की तरफ. ठीक, सोच के बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऐसे डीएल इधर, आर वेक्टर इधर. तो डीएल किधर होता है? कह लो डीएल क्रॉस आर किधर होगा? तो गोला के अंदर डॉट माने बाहर, इधर ओके. बोलो पक्का? एक चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? हाँ, किधर हो जाएगा? v क्रॉस r, अंदर की तरफ. बोलो. अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, यहां पर बताओ किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? फंस गया ना? किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? देखो v क्रॉस r का डायरेक्शन तो सही बोल रहे हो कि अंदर ही होगा. ये हमारा r वेक्टर, ये v है, तो v क्रॉस r क्या होगा? अंदर होगा. लेकिन q v क्रॉस r होता है ना, तो q तो निगेटिव है. यहाँ पे हम q पॉजिटिव माने थे, तभी तुम्हारा आंसर सही था. यहाँ पे चार्ज निगेटिव है, तो v क्रॉस r अंदर, लेकिन चार्ज कैसा? निगेटिव. तो q v क्रॉस r किधर? तो ये हो गया हमारा db का डायरेक्शन. इधर ओके. बोलो. अरे हाँ ना, तो बोलो. सुनो, एक वायर है जो कि अंदर की तरफ करंट लेके जा रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? करंट है अंदर की तरफ, छोटा सा वायर है अंदर की तरफ करंट लेके जा रहा है. यहां पे बताओ किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? किधर? पक्का? एल वेक्टर किधर? अंदर. डीएल वेक्टर, डीएल क्रॉस आर, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर. तो डीएल क्रॉस आर किधर? इधर हो जाएगा डीबी. बोलो. अरे है ना? एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे बाहर आ रहा है, इसका वेलोसिटी है बाहर की तरफ. इलेक्ट्रॉन है बोर्ड प्लेन से बाहर आ रहा है. ओके, अब आपको बताना है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा. हाँ, ये बाहर आ रहा है. एक तो कुछ, हाँ, हाथ यूज करना है दाहिना. एनी लेफ्टी इन द क्लास? खब्बू बल्लेबाज कोई? हाँ, दुनिया का सारा महत्वपूर्ण काम. ठीक है, सुनिए मेरी बात.
ये इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो करंट अगर हम मान लेते तो किधर जाता, तो अंदर की तरफ हो गया क्या, डीएल अंदर की तरफ अक्रॉस आर, किधर, इधर ओके, बोलो डीएल अंदर की तरफ आर वेक्टर ये, तो डीएल क्रॉस आर यहां पे किधर होगा, बोले थे तो बोले थे, देख रहे हो आधा लोग इसी सब चीज में कंफ्यूज है। हाँ भाई साहब, हाँ सुनिए भाई साहब, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, अरे क्या बात कर रहे हो, करंट बाहर की तरफ है, ठीक, इस जगह ये करंट है, ये करंट है, ठीक है, ये 37 डिग्री पे है एक पॉइंट, ठीक, पी, सोच के बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, किसमें, ये फोर्थ है, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ, पॉइंटिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज करेक्ट, है ना, क्या किया तुम लोग, करंट बाहर की तरफ लिया ना, हाँ तो ठीक तो है, ठीक बोल रहे हो, ओके, तो डीएल क्या होगा, इधर बाहर नहीं, डीएल क्रॉस आर करके देखो तो यहाँ किधर जाएगा, दिस इज योर डीएल, दिस इज योर डीएल, आर वेक्टर ये है, नहीं डीएल पे हाथ रखो, आर की तरफ फिंगर कट करो, थंब किधर जाएगा, किधर जाएगा, सोच बोलो, ये आई जो होगा ये बाहर की तरफ, राइट हैंड रखो बाहर की तरफ, ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके का, और उसके बाद हाथ को लेके जाओ इसकी तरफ, देखो तो फिंगर किस किस डायरेक्शन में जाएगा, थंब सेकंड क्वाड्रेंट में ना, अरे बोलो पक्का, बाकी हम इसमें बताएंगे, कर्ल रूल भी बताएंगे, तुम 10th में पढ़े होगे शायद, उससे भी आंसर दे रहा होगा बहुत सारा लोग, यहां पर बताओ तो, हाँ वो स्क्रू रूल से ही हम बहुत लोग आंसर दे रहा है, करंट इधर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, डी डीएल क्रॉस आर किस क्वाड्रेंट में, नहीं परपेंडिकुलर ना, ओके बोलो, यहां पर देखो तो, यहां पे ये आर वेक्टर, हाँ बोलो, डीएल बाहर की तरफ है और डीएल क्रॉस आर किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, डीएल इधर अक्रॉस आर, इधर गया, यहां पे बताओ तो, हाँ हाँ ठीक है, ये पूरा घुमा रहा है सिमेट्री, हाँ करे वैसा ही होगा भी बाद में, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं ना डीएल क्रॉस आर से थोड़ा देर सोचो, डीएल किधर होगा, बाहर, आर वेक्टर ऐसे, इसको बाद में हम सिखाएंगे थप्पर रूल, तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, यस और नो बोलो, क्लियर, समझ में आ रहा बात, पक्का, ठीक, चलो अब जरा हमको बताओ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल क्यू, यूनिफॉर्म स्पीड v से ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, O पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए,
अबे बाहर नहीं, वैल्यू भी बताना बे। हाँ वैल्यू भी बताना है। हाँ सुनो मेरी बात यारे बच्चों, चलो ये आर वेक्टर क्या होता है? कहां का? जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए वहां का। कहां से? चार्ज से, जो चार्ज जहां है। तो यहां पर आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सवाल लिख लिए थे ना। आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज योर आर वेक्टर। लोगों को आदत होता है कि भाई रेडियस वेक्टर माने सेंटर से सर्कमफ्रेंस। नो नो, यहाँ पे आर वेक्टर क्या होगा? चार्ज से उस पॉइंट तक जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इज दैट ओके? अब जरा बताओ कि भी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है डीबी का? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर क्यूब। नहीं, अच्छा, v क्रॉस r का वैल्यू जो आएगा वो आएगा वी आर साइन। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v इंटू आर इंटू डिवाइडेड बाय, सही की गलत? एक आर से एक आर कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v बाय आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना। डायरेक्शन किधर होगा? v क्रॉस r किधर? बोलो। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? आउटवर्ड। गोला में डॉट माने आउटवर्ड टू दी बोर्ड प्लेन। तुम लिखोगे आउटवर्ड टू दी कॉपी प्लेन, पेपर प्लेन। इज दैट ओके? समझ में नहीं आया? और अगर यही चार्ज निगेटिव होता तो अपने आप ये मैग्नेटिक फील्ड पलटी मार लेता है ना। बोलो बच्चों, लिख लिए? छापो। एक और सवाल कर ले ना, सुनिएगा मेरी बात। एक चार्ज है, वो गोल गोल घूम रहा है। चार्ज कितना है? Q। चार्ज कितना है? और यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से, ठीक। किस सर्किल पे? जिस सर्किल का रेडियस है स्मॉल r, और एक्सिस पे, सर्किल के एक्सिस पे कितना दूरी पे? x दूरी पे। हमको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक। बोलो। तो क्या करोगे? देखो बायां हाथ नहीं यूज करो। पर देखो बात क्या है कि चार्ज तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे होगा, नहीं? जैसे यहां पर चार्ज का वेलोसिटी किधर है? और इसका ये डॉटेड का मतलब कि बोर्ड प्लेन के अंदर, कंप्लीट का मतलब बोर्ड प्लेन के ऐसे जा रहा है। ऐसे करके आधा चक्कर लगाया, वही पट्टी चले गया बोर्ड के उस तरफ। ऐसे ऐसे घूम रहा है, आधा बोर्ड के बाहर आधा बोर्ड के अंदर। इधर ओके? तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर होगा? बाहर की तरफ। और जब यहां जाएगा तो वेलोसिटी किधर होगा? इधर ओके? जिस समय पे यहां पे है, तुम आर वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो क्या? बोलो क्या होगा आर वेक्टर? यही ना? जानते हो इसको हम कैपिटल आर नाम दे देते हैं थोड़ा, ताकि हम इसको स्मॉल आर दे पाए, ठीक। अब जरा बताओ कि स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, उसी को स्मॉल आर के नाम से दर्शा देते हैं, ठीक। अब जरा हमको बताओ, क्या बताओ? बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, मन के आंखों से देखना है। बी बाहर, बी क्रॉस आर। बोलो। इधर चला गया? गया नहीं गया? तो जब इधर चला गया तो ये डीबी सही है। बोलो। इस डीबी का मैग्नीट्यूड, अच्छा, बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 ना। मोतियाबिंद किसको था? 180। ये बी वेक्टर बोर्ड प्लेन के बाहर, आर बोर्ड के प्लेन में, तो दोनों के बीच एंगल 90। तो जब हम डीबी का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी आर साइन 90 डिवाइडेड बाय
आर क्यूब, यस और नो? तो डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू बी बाई आर स्क्वायर। नहीं, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, तो डीवी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी बाई आर स्क्वायर प्लस यार डायमेंशनली, हाँ सही है, हाँ ठीक है ठीक है। सुनो ना, एक बात बताओ कि पिछला सवाल में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था क्या? और इसमें क्या वेरी कर रहा है? मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन वेरी। अभी देखो, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस तरीके के कोण पे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? जैसे जैसे यहां वाले केस में ऐसा नहीं था, यहां वाले केस में जब चार्ज यहां भी था तब भी V क्रॉस R तुम देखोगे तो आउटवर्ड ही था, लगातार मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था ही, डायरेक्शन भी। लेकिन ये सुविधा यहां उपलब्ध काहे नहीं उपलब्ध है? देखो जैसे यहां पर V क्रॉस R का डायरेक्शन देखो इधर गया है, अगर ये चार्ज थोड़ा इधर यहां आ जाएगा तो V क्रॉस R का डायरेक्शन बिल्कुल बदल, अपोजिट नहीं होगा, बदल जाएगा। यहां पर जब जाओगे तो V जो हो गया ये इधर, अब V क्रॉस R देखोगे तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत? पक्का? तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? V अंदर की तरफ और ये तुम्हारा R वेक्टर, तो V क्रॉस R देखोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यही मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुम देखोगे तो वो एक कोन पे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, नहीं ये इस तरीके का। इज दैट ओके? तो मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन, तो यहां पे लिखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। इज दैट ओके? तो आज एलिमेंट्री चीज सब किए हैं, एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा, ये चैप्टर बहुत माथा मांगेगा। किस चीज के लिए? 3D में विजुलाइज करने के लिए। किस चीज में? तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत जरूरत होगा, 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा। सुबह सुबह आओगे पूरा एकदम सीधे सूत के आ जाओगे यहाँ पर तो तुमको बड़ा दिक्कत होगा। हम बोलेंगे विजुलाइज करो, तुम सो जाओगे, है ना? तो थोड़ा सा फ्रेश होके आना है, ठीक? चलिए, फ्रेश होके आए हो? वेरी गुड, चलो बाय बाय, देखते हैं, चल मिलते हैं अगला क्लास में।